है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अगर आप उनमें से हैं जो हमारे डिफेंस अपडेट्स को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपने अक्सर इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी हम कश्मीर में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लॉन्च किए गए किसी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के बारे में न्यूज कवर करते हैं तो उस न्यूज में एक तो ये रहता है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन आतंकियों को उनके 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी रहती है कि वो आतंकी जो 72 हुरों के पास गए हैं वो वहां जाने से पहले अपने हथियार जो कि उन्हें दान में मिले हैं उन्हें जमीन पर ही छोड़ गए हैं, जिन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब्त कर लेती हैं। और इस तरह के हथियार केवल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान ही नहीं बल्कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान भी बरामद होते हैं। लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों से जो हथियार बरामद करती है उन हथियारों का आखिर होता क्या है? क्या उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है? तो इसलिए आज के एपिसोड में हम इसी सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो ये सवाल है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर कोई भी अन्य फोर्सेस, जब ये आतंकियों से हथियार जब्त करते हैं तो इन हथियारों के साथ हमारी फोर्सेस क्या करती हैं? तो इस सवाल के कई अलग अलग जवाब हैं और उनको करने की अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों से इन हथियारों को जब्त करती है तो इसमें यह देखा जाता है कि ये जो हथियार जब्त किए गए हैं इनमें कितने फायरआर्म्स हैं और कितने एक्सप्लोजिव्स हैं। और इनमें जो एक्सप्लोजिव्स बरामद होते हैं जैसे कि ग्रेनेड्स, आईईडीज और ऐसी अन्य एक्सप्लोजिव्स, तो उन एक्सप्लोजिव्स को तो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश कर देती है, यानी कि उनको कहीं भी प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है। और अगर उन हथियारों में एक्सप्लोजिव्स के अलावा फायरआर्म्स हैं जैसे कि असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, मशीन गन्स हैं या फिर कोई भी ऐसी अन्य फायरआर्म, तो फिर उसमें यह चेक किया जाता है कि इनमें से कितने वेपन सर्विस पैटर्न वाले हैं और कितने नॉन सर्विस पैटर्न वाले। सर्विस पैटर्न वेपन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे वेपन्स जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने सर्विस वेपन के तौर पर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं। मान लीजिए अगर किसी आतंकी से इंसास राइफल जब्त होती है तो इंसास जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की फिलहाल एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है, तो ऐसे में वो जब्त हुई इंसास राइफल एक सर्विस पैटर्न वेपन में आएगी। और वहीं इसके विपरीत कोई ऐसी असॉल्ट राइफल बरामद हो रही है जो कि भारत की किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्विस में नहीं है तो उसे रखा जाएगा नॉन सर्विस पैटर्न वेपन्स की लिस्ट में। लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी में आने वाले जितने भी वेपन्स होते हैं उन्हें सबसे पहले सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में स्टोर किया जाता है और फिर उसके बाद जो सर्विस पैटर्न वाले वेपन्स हैं जिन्हें आप स्टैंडर्ड वेपन्स भी कह सकते हैं उन्हें पहले मॉडिफाई किया जाता है। उनकी क्वालिटी चेक होती है कि वो किस तरीके के वेपन है और एक तरीके की मरम्मत किए जाने के बाद और उन पर टेस्टिंग किए जाने के बाद फिर उन्हें कुछ केसेस में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए भी दे दिया जाता है। क्योंकि भले ही वो एक ऐसे वेपन है जो कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उसकी ये जांच होना बहुत जरूरी है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और सब कुछ सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं इसकी तुलना में जो दूसरी तरह की कैटेगरी है यानी कि नॉन सर्विस पैटर्न या नॉन स्टैंडर्ड वेपन वाली, तो ऐसे वेपन्स को भी मॉडिफाई किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है और एक तरीके से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काफी काम आते हैं। लेकिन क्वालिटी चेक इन वेपन्स में भी होता है कि वो किस तरीके के वेपन्स हैं। मान लीजिए अगर वो कोई एडवांस वेपन है और उसके जो एम्यूनिशन वो हमारे पास सस्ते रेट में उपलब्ध है तो इस तरह के हथियार को बेवजह डिस्पोज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसा कई बार पाया गया है कि जब किए गए कई तरह के एडवांस वेपन्स भारत की स्पेशल फोर्सेस टीम्स द्वारा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। और वहीं जो कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो इस तरह के वेपन्स को डिस्प्ले के लिए मिलिट्री म्यूजियम में रख दिया जाता है। हालांकि जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो हमें इसका जवाब ये भी मिला था कि इस तरह के जब्त किए गए हथियारों को नीलामी के लिए भी रखा जाता है, लेकिन ये नीलामी हर किसी के लिए नहीं होती है। और इस जवाब को कंफर्म करने के लिए हमने कुछ आर्मी वेटरन के साथ बात की और हमें उनसे ये जवाब मिला कि जो ये नीलामी वाली बात है ये सच नहीं है, और खास करके इंडियन आर्म फोर्सेस के केस में, यानी कि ये हथियार ऑफिशियली किसी को भी रीसेल नहीं किए जाते हैं। अब वो बात अलग है कि अगर किसी के कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर इससे जुड़ी एक रिपोर्ट 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई थी जिसमें उन्होंने एक आरटीआई के तहत ये बताया था कि कम से कम 79.32 बोर की चाइनीज रिवॉल्वर्स जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास है और 7.62 mm की माउजर पिस्टल जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। इन हथियारों को पंजाब होम डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 10 सालों में 25,000 रुपए की कीमत पर बेचा गया है। और केवल चाइनीज ही नहीं बल्कि 7 अमेरिकन पिस्टल्स, 11 जर्मन, 3 इंग्लिश, 2 स्पेनिश और कई बेल्जियन और चेकमेट रिवॉल्वर्स और पिस्टल्स भी इसमें शामिल हैं। और इन हथियारों को खरीदने वाले थे पॉलिटिकल लीडर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और ये वो हथियार थे जो पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। और जबकि इनमें कुछ इंडियन मेड वेपन्स भी जब्त किए गए थे, लेकिन जो खरीदने वाले बायर्स थे उन्होंने केवल बाहर के वेपन्स में ही अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। और
और जहाँ तक इस सवाल की बात है कि जब्त किए गए हथियार क्या भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं या नहीं, तो जैसे कि हमने बताया कि ये डिपेंड करता है कि वो हथियार कौन सा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। और अगर इस तरह के हथियार सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स को इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं तो वो बहुत ही स्पेशल केसेस में होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको 100 हथियार बरामद हुए हैं तो 100 के 100 हथियार आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स को इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे, क्योंकि अगर किसी सोल्जर को उसका स्टैंडर्ड सर्विस वेपन मिलता है तो उसकी एक यूनिक आईडी होती है, और जबकि जो जब्त किए गए हथियार होते हैं उनमें इस तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स नहीं होती है। इसके अलावा इन हथियारों में रिलायबिलिटी वाली बात भी आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आतंकियों के हथियार मिलते हैं ये खुद तो खरीदते हैं नहीं, इनको या तो भीख में या फिर दान में मिलते हैं, और जिन्होंने इनको दान में या भीख में दिए होते हैं वो खुद किसी न किसी से भीख मांग के लाए होते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और उनको जो हथियार भीख में या दान में देता है उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो दूसरों को चूना लगाने में कितना माहिर हैं। तो ऐसे में इन हथियारों की रिलायबिलिटी पर सवाल उठता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, चीप मटेरियल से बनी है या अच्छे मटेरियल से बने हैं। वो सब चेक होने के बाद, उनको मॉडिफाई किए जाने के बाद, उनकी मरम्मत होने के बाद जब ऐसा लगता है कि ये हथियार अभी चलाने योग्य है, तभी जाकर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ रेयर केसेस में दिए जाते हैं। और रेयर केस में या तो स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स या फिर कोई स्पेशल टीम जो कि किसी खास ऑपरेशन में भेजी गई है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।